बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोवलेंट हाइड्राइड हमने डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट जो है हमारा है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। पहला है जिसको हम डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। हम आमतौर पे ये कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो पानी में हल होते हैं, और जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो बेंजीन, ईथर, पेट्रोल यानी उन सॉल्वेंट्स में हल होते हैं। यानी वो सिंपल बात ये है कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। अच्छा, अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड पानी में हल हो रहा है, वाटर में सॉल्युबलाइज हो रहा है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? बात क्लियर हो गई? यानी यूँ समझ लें कि आम तौर पर जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो सारे के सारे किस में हल होते हैं? पेट्रोल, ईथर, बेंजीन में। सिर्फ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में हल होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हल होते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज, मिसाल के तौर पर शुगर जिसको आप सुक्रोज कहते हैं, ठीक है, ये अगर वाटर में सॉल्युबलाइज हो रहे हैं तो ड्यू टू। अब यहाँ पर उसने एक और बात की है, वो ये की है कि लोअर अल्कोहल्स। क्या बात की है? लोअर अल्कोहल्स। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, अल्कोहल्स वो होती हैं जिसमें OH ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है? OH ग्रुप होता है। यानी OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सल ग्रुप कहते हैं, और ये OH ग्रुप जो है ये अल्कोहलिक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है बड़ी अल्कोहल्स, आप यूँ समझ लें छोटी अल्कोहल से निकल कर आप बड़ी अल्कोहल की तरफ चले जाएंगे। मसलन अगर बहुत ज़्यादा कार्बन हो जाए, क्या बहुत ज़्यादा कार्बन हो जाए, 10, 12, 13, 15 कार्बन हो जाए, तो रहेगी तो वो अल्कोहल, लेकिन हम उसको हायर अल्कोहल कह देंगे कि जिसमें हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। क्या हैं? अब वो यहाँ पर ये सवाल कर रहा है कि जो लोअर अल्कोहल हैं वो वाटर में हल हो जाती हैं, लेकिन हायर अल्कोहल जो हैं वाटर में हल नहीं होती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें, लोअर अल्कोहल्स जो हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हायर अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। वजह क्या है? वजह यह है कि ये देखें, ये जो OH ग्रुप है ये पोलर ग्रुप है। क्या है? और कार्बन जो है उसको हम नॉन पोलर कंटेंट समझते हैं। हम कार्बन को कहते हैं नॉन पोलर। अब पोलर में क्या हो रहा है? नॉन पोलर इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे तो जो कार्बन का कंटेंट है वो बढ़ता जाएगा, और जो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल है वो पोलर से निकलकर नॉन पोलर की तरफ चली जाएगी। यानी उनके अंदर यूं समझ लें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो जैसे जैसे कार्बन का कंटेंट बढ़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाएगी, और अल्टीमेटली जो है वो इनसॉल्युबल हो जाएंगे। क्लियर होगी बात? मसलन अगर आप बात करें तो मेथनॉल मोर सॉल्युबल होगी, एथेनॉल उससे थोड़ी कम सॉल्युबल होगी। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, और ऐसी स्टेज आ जाएगी कि हायर अल्कोहल बिल्कुल क्या होंगी? इनसॉल्युबल। ठीक होगी बात? अब आगे एक पॉइंट उसने लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बोक्सल ग्रुप होता है, COOH। इसको हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सल ग्रुप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसके साथ अगर आप एक H लगा दें तो ये फॉर्मिक एसिड है। अगर इस H की जगह आप CH3 लगा दें, क्या लगा दें, तो ये देखें ये एसिटिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसी तरह अगर आप कार्बन आइटम बढ़ाते जाएंगे तो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आते जाएंगे। क्या आते जाएंगे? वो कह रहा है जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी उसी तरह हैं। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते हैं और उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाती है,
और अल्टीमेटली हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए वो इनसॉल्युबल होते हैं। ओके होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ आइस। जी, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। सबसे पहले आइस कैसे बनती है और इसके बारे में चंद सवालात जो एग्ज़ाम में आते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। आप जो सबसे पहले बात करें, जो वाटर है वो डिफरेंटली बिहेव करता है। डिफरेंटली बिहेव करता है मतलब आम लिक्विड से थोड़ा हट के बिहेव करता है। आम लिक्विड कैसे बिहेव करते हैं? आम किसी भी लिक्विड को जब आप गर्म करेंगे तो वो एक्सपैंड होगा। कोई भी चीज़ है गर्म करने से क्या होती है? और कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, कूल करेंगे तो वो सिकुड़ेगी, गर्म करेंगे तो वो एक्सपैंड होगी। लेकिन वाटर जो है वो डिफरेंटली बिहेव करता है। अब डिफरेंटली कैसे बिहेव करता है उसकी ज़रा हम बात कर लेते हैं। वो कह रहा है कि जब हम पानी को ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो ये भी आम लिक्विड की तरह कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे आम लिक्विड गर्म ठंडा करने से सिकुड़ते हैं, इसी तरह ये भी सिकुड़ेगा। लेकिन वो कह रहा है कि ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक सिकुड़ेगा। मेरी बात क्लियर हो गई? क्या कहा मैंने? जब आप वाटर को कूल करेंगे तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कॉन्ट्रैक्ट होगा और 4 के बाद फिर ये फैलना शुरू कर देगा। 4 के बाद फिर ये, मेरी बात समझ में आ गई? ये जो बिहेवियर है डिफरेंट बिहेवियर है, आम लिक्विड की तरह नहीं है। आम लिक्विड से डिफरेंट बिहेवियर है। इस बिहेवियर को हम अनेमुलस बिहेवियर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनेमुलस बिहेवियर। मेरी बात क्लियर हो गई? समझ आ गया पॉइंट? कि जब हम वाटर को कूल करते हैं तो वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कॉन्ट्रैक्ट होता है और 4 के बाद फिर ये, आप ये बात समझ लें कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वाटर का वॉल्यूम मिनिमम है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वाटर का वॉल्यूम मिनिमम है, कम से कम है। क्योंकि आपने सिकुड़ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया। कॉन्ट्रैक्ट होते होते 4 पर वो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 4 के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। 4 के बाद क्या होगा? एक्सपैंड होगा। लिहाजा आपके ज़हन में ये बात बैठ जानी चाहिए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर उसका वॉल्यूम मिनिमम है। लिहाजा याद रख लें, इस टेम्परेचर पर लिक्विड वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि D बराबर किसके होता है? जब वॉल्यूम मिनिमम होगा तो डेंसिटी मैक्सिमम होगी। क्लियर होगी बात? तो हमें यह समझ आ गई कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के लिए वो टेम्परेचर है जिस पर उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी और उसका वॉल्यूम। अब हम आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि जैसे जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल आपने 4 से नीचे जाना शुरू किया तो लिक्विड के जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं बजाय वो करीब आने के दूर होना शुरू हो गए। क्या होना शुरू हो गए? दूर होना शुरू हो गए। मतलब यूं समझ लें, बजाय वो कॉन्ट्रैक्ट होने के वो एक्सपैंड होना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया? एक्सपैंड होना शुरू हो गया। और एक्सपैंड होने से एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में खाली जगह पैदा होना शुरू हो गई। क्या पैदा होना शुरू हो गई? खाली जगह, एम्प्टी स्पेसेस प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। और उन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से जब आइस बनी, जब, और उसका 9% वॉल्यूम बढ़ चुका था। कितना वॉल्यूम बढ़ चुका था? 9%। समझ आ गई मेरी बात की? दोबारा सुन लें। देखें मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब आप उसको ठंडा करेंगे, कहां से नीचे जाएंगे? 4 से आप नीचे जाओगे तो 4 से नीचे बजाय मॉलिक्यूल करीब आने के दूर होना शुरू हो जाएंगे। क्या होना शुरू हो जाएंगे? दूर होना शुरू हो जाएंगे। जब दूर होना शुरू होंगे तो उनके दरमियान में खाली जगह पैदा होना शुरू हो जाएंगी, उनके दरमियान में। और जब खाली जगह पैदा होंगी तो 9% जब बर्फ बनेगी, आइस बनेगी, आइस बन जाएगी ना 0 पे,
जब 0 पे आइस बनेगी उसका जो वॉल्यूम होगा वो आम लिक्विड वाटर से 9% ज़्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ गई? अब अगला सवाल ये है कि सम टाइम होता ये है, देखें वाटर का मॉलिक्यूल की शेप इस तरह की है कि जब आप उसको ख़ास हद से ज़्यादा करीब लाएंगे तो बजाय वो करीब होने के रिपल्शन शो करेगा। क्या करेगा? और मॉलिक्यूल बजाय करीब होने के दूर होना शुरू हो जाएंगे और अपने दरमियान खाली जगह प्रोड्यूस कर लेंगे। ये मॉलिक्यूल की सिमेट्री की बात है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट चेयर की बात करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप चाहें कि स्टूडेंट चेयर के ऊपर एक चेयर और रख लें, 2 चेयर रखेंगे, तीसरी के बाद ये गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी सिमेट्री सही नहीं है। अगर टेंट वाले जो चेयर्स हैं, टेंट वाली जो चेयर्स हैं, आप उसके ऊपर देखें कितनी लंबी लाइन लग जाती है। वो 50-50 चेयर, 100 चेयर भी एक नीचे एक के ऊपर एक रख लेते हैं, लेकिन यहां पर हम नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? इस चेयर की सिमेट्री नहीं है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। इसकी शेप इस तरह की है, बिल्कुल याद रख लें। वाटर जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप इस तरह की है कि उसके ऊपर क्या है, 2 हाइड्रोजन हैं, इस तरह जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं जुड़े हुए, सीधे नहीं है कि आप एक ऑक्सीजन दरमियान में और इधर हाइड्रोजन ऊपर रखते जाओ, ऐसे नहीं है। इस तरह है कि 2 हाइड्रोजन बिल्कुल अपनी शेप को एंगल बनाए हुए हैं और फिर बाकी जगह खाली नहीं है। अगर तो बाकी खाली होती तो ऊपर जुड़ते जाते, बाकी भी ऐसा नहीं है। बाकी क्या है, 2 कॉर्नर्स पर लॉन पेयर्स हैं और वो अपने आप को ऐसे फैलाए हुए हैं। मेरी बात समझ में आ गई? कुछ साइंटिस्ट लिखते हैं इनके बारे में कि इसकी शेप मिकी माउस की तरह है। मेरी बात समझ में आई? वाटर मॉलिक्यूल की एडजस्ट ही नहीं होता, एडजस्ट ही नहीं होता। इसीलिए जब आप इसको ज्यादा कूल करेंगे तो बजाय ये करीब आने के दूर होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? दूर होना शुरू होगा। जब दूर होगा तो फिर एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होंगी। क्या होगा? एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होंगी। तो वॉल्यूम ऑफ आइस जो है वो कितने % बढ़ जाएगा? वो कह रहा है जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी, इसी वजह से हम कहते हैं कि बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है। बर्फ की डेंसिटी, आइस हैज लेस डेंसिटी देन वाटर, आइस की डेंसिटी वाटर से कम है, इसीलिए आइस जो है फ्लोट करती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इसीलिए जो आइस है वो फ्लोट करती है, आइस फ्लोट्स ऑन द, बोलो, सरफेस ऑफ वाटर। शाबाश, ये सवाल है, ये आ जाया करता है एग्जाम में। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन हुई तो पूछ लीजिएगा। समझ आ गया पॉइंट? ऑल इज ओके? अब यहां पर आखिरी बात रह गई है, वो ये है कि वो कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी एक एप्लीकेशन ये है, इसी वाटर के रिलेटिंग ही। वो कह रहा है सर्द इलाकों में जहाँ समंदर या नदियाँ होती हैं, लेक्स वगैरह, पॉन्ड्स वगैरह, तो वहाँ क्या होता है, ऊपर वाली तह में बर्फ़ जम जाती है और नीचे वाली तह जो है उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। और जब ऊपर वाली तह पर बर्फ़ जमती है, नीचे वाली तह पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, और फिर ऊपर वाली जो लेयर है, पानी के ऊपर जो लेयर आइस की बन चुकी है, वो इंसुलेटर का काम करती है। किसका काम करती है? यानी ना तो टेम्परेचर को नीचे कूल होने देती है, ना ऊपर कूल होने देती है। ऊपर तो कूल है ही है, यानी कि ऊपर वाला टेम्परेचर नीचे नहीं जाता और नीचे वाला इंसुलेटर का काम करती है। और रिजल्टेंटली जो नीचे पानी है उसका टेम्परेचर सेम रहता है। जब उसका टेम्परेचर सेम रहेगा तो फिर जितनी भी एक्वाटिक लाइफ है, जिसको आप फिशेस कह सकते हैं और दूसरे जानवर हैं जो पानी में जिंदा रहते हैं, वो अल्टीमेटली सर्वाइव कर सकेंगे, अल्टीमेटली वो सर्वाइव कर सकेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, इसके बाद आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है इस वक्त वो टेट्राहेड्रन लाइक है कि 2 कॉर्नर्स जो हैं उसके ऊपर हाइड्रोजन ऑक्युपाइड हैं और 2 कॉर्नर्स के ऊपर कौन है, लॉन पेयर्स ऑक्युपाइड हैं। क्लियर होगी बात? चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। क्लींजिंग एक्शंस ऑफ
soaps and detergents. हाँ वो वही बात है ना, मिसाल के तौर पर देखें डायमंड क्या है, डायमंड के ये डायमंड है, ठीक है। डायमंड के सेंटर में कार्बन होती है और साइडों पर कितने कार्बन है, 4। ऑक्सीजन में, वाटर में क्या है, एक सेंटर में ऑक्सीजन है, साइडों पे क्या है, 4 कॉर्नर्स है। 2 कॉर्नर्स जो हैं वो लॉन पेयर के हैं और 2 कॉर्नर्स जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं। बस ये यहाँ पर उसने सिमिलैरिटी का जिक्र किया है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। आगे है जी क्लींजिंग, क्लींजिंग ऑफ एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं ज़रूरत, कोई ख़ास नहीं ज़रूरत। बनाना भी हो तो बनाया भी जा सकता है। बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है। अच्छा, इसका तरीका क्या क्या होगा, बेसिकली स्ट्रक्चर है आइस का हेक्सागोनल। कैसा है, हेक्सागोनल वो होता है जिसमें हेक्सागोन के 6 कॉर्नर्स होते हैं। कैसे, कितने कॉर्नर्स होते हैं? आपने यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि ये बड़ा जो मैंने बड़ी जो दायरा बनाया ना वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज़ बड़ा है और साइडों पे 2 हाइड्रोजन छोटे छोटे बनाए, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है इसका हाइड्रोजन बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है, और इस ऑक्सीजन का यानी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये देख लेना है कि एक ऑक्सीजन का हाइड्रोजन हो, एक ऑक्सीजन हो, दूसरी हाइड्रोजन हो। कहाँ पर, इसको वो गलती से लग गया होगा ना, ये लीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, आपने 6 हेक्सागोन बनानी है, उसके 6 कॉर्नर्स हों और एक ऑक्सीजन हो, एक हाइड्रोजन हो, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या बनाना है, कोवलेंट बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है। और इसी तरह आगे फिर इसको बना दे, इसके नीचे फिर बना दे, यानी कि 2-3 इसके रिंग बना दे और ये समझ लें कि काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ओके होगी बात? दोबारा सुन लें इस बात को। देखें जो आइस का स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल है और हेक्सागोनल में क्या करना है, 6 कॉर्नर्स होते हैं इसके, और 6 कॉर्नर इसी तरह इसके भी 6 होंगे, लेकिन उसमें 2 मिलेंगे तो इधर आगे आपको सिर्फ 4 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके नीचे भी आपको फिर और काम बनाने पड़ेंगे। अब होगा क्या, एक ऑक्सीजन होगा, उसके साथ दूसरा हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन है तो इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है तो फिर ये हाइड्रोजन है तो ये क्या है। इस तरह आपने एक हेक्सागोन बनानी है और इसी तरह ये जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ जो आइस हैं वो हेक्सागोनल शेप में एक दूसरे के साथ एडजेसेंट हो जाएंगे। बना लेंगे? अगला जो हमारा पॉइंट है वो है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। जो सोप्स होते हैं, सोप्स आमतौर पे जो सोप का फार्मूला होता है वो अल्काइल सल्फोनेट होता है। क्या होता है? या अराइल भी होता है, अराइल एरोमेटिक रिंग को कहते हैं, बेंजीन रिंग वगैरह जो है, ठीक है। अल्काइल सल्फोनेट या एराइल सल्फोनेट, अल्काइल सल्फोनेट या एराइल सल्फोनेट, ठीक है। जो अल्काइल पोर्शन है वो वाटर में इनसॉल्युबल है क्योंकि वो कार्बन है, जो अल्काइल पोर्शन है वो क्या है, और जो सल्फोनेट है वो पोलर पोर्शन है। मेरी बात समझ में आ गई? एक साबुन का एक हिस्सा जो है वो वाटर में हल होता है, दूसरा हिस्सा नहीं होता। इसीलिए आप साबुन को पानी में हल करते हैं तो आपको अजीब सा मिक्सचर बनता है, झाग भी बन रही है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट भी बन रहे हैं और सॉल्युबलाइज भी हो रहा है। यानी यही बात है कि वाटर के अंदर साबुन जो है, सोप जो है, उसका एक हिस्सा पोलर जो है वो वाटर में हल हो जाता है और नॉन पोलर हल। अब जाहिर बात है जब भी आप उसमें कपड़े वॉश करेंगे, कोई भी चीज़ वॉश करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू द नेचर, जो मैल उसके ऊपर लगी हुई है ना उसकी भी नेचर है, पोलर हो सकती है, नॉन पोलर हो सकती है, ऐसे ही है ना। और बोलो मसलन कपड़ों के ऊपर ऑयल लगा हुआ है तो ऑयल क्या है, नॉन पोलर। अगर कपड़ों के ऊपर मीठा लगा हुआ है, शुगर लगी हुई है, तो वो क्या है, पोलर। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू नेचर जो है वो सोप जो है उसके ऊपर एक्शन करेगा और उधर से जो है वो सारा उसको जो है उतार लेगा, ठीक है, उसको अपने अंदर हल कर लेगा।
होता ये है कि जब कोई चीज़ उसके ऊपर चिपक जाती है तो जब आप उसको साबुन के सोल्यूशन में डालते हैं तो साबुन क्या करता है, उधर से उतार के अपने अंदर हल कर लेता है उसको, इसलिए वहाँ से वो उतर जाती है। क्लियर होगी बात? तो ये यहाँ पर उसने थोड़ा सा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में जो है उसने जिक्र किया है। अब आगे है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन MCQs ही हैं इसमें, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। यस, एंड फूड मटेरियल्स एंड फूड मटेरियल्स। हमारे जो फूड फैक्टर्स हैं ना वो 3 हैं। आपको पता है आप मीठा खा के सेटिस्फाई होते हैं, मीठा इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। दूसरा फूड फैक्टर हमारे पास है ऑयल्स। क्या? ऑयल इज द बिलोंग टू द क्लास ऑफ लिपिड्स। और तीसरा जो फूड फैक्टर है हमारी बॉडी के अंदर वो है प्रोटीन्स। क्या है? प्रोटीन्स जो हैं वो बेसिकली अमाइनो एसिड से बनी है। किससे बनी है? अमाइनो एसिड के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का RCHNH2 और कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? अब ये कहता है कि जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है तो उसकी फोल्डिंग शुरू हो जाती है, उसकी फोल्डिंग शुरू हो जाती है। कहता प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो जब फोल्डिंग शुरू होती है तो उसका एक स्प्रिंग नमा स्पाइरल शेप बनती है और उस स्पाइरल शेप को हम हेलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरी बात समझ में आ गई? स्पाइरल को हम क्या कहते हैं? हेलिक्स। राइट हैंडेड भी होता है और लेफ्ट हैंडेड भी होता है। मसलन राइट हैंडेड, ये कौन सा हैंडेड है बोलो? एक राइट हैंडेड है और एक राइट हैंडेड कौन सा है? ये वाला। क्लियर? लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स और राइट हैंडेड हेलिक्स। वो ये कह रहा है कि राइट हैंडेड हेलिक्स या लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स दोनों हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रोटीन, डिपेंड्स अपॉन द। वो कह रहा है इसके अंदर स्पाइरल टर्न्स बनी हुई हैं। ये टर्न है, ये एक टर्न है, दूसरी टर्न है, तीसरी टर्न है, ये टर्न्स बनी हुई हैं। वो कह रहा है एक टर्न के अंदर तकरीबन 27 अमाइनो एसिड्स होते हैं। कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 27। ये बात आपको याद रखने वाली है फॉर MCQs। क्लियर होगी बात? एक के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं बोलिए? 27 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ओके होगी बात? कोई कंफ्यूजन है? अब यहां पर वो आखिरी बात ये कह रहा है कि अगर हम DNA के स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी? तो DNA का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है? डबल हेलिक्स को आप कैसे ड्रा करोगे? ऐसे। मेरी बात समझ में आ गई? और यहां पर वो कह रहा है इसका जो डायमीटर होता है वो 18 से 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ, 1 मीटर जो है ना, 1 मीटर जो है ना तकरीबन 10⁻⁻10 उसके बराबर, सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो बराबर होगा 10⁻10 मीटर के। नैनोमीटर से ये छोटा यूनिट है। नैनोमीटर होता है 10⁻9 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर है? 10⁻। और इसका जो डायमीटर है वो 18 से 20 एंगस्ट्रॉम है। ये बात भी आपने याद रख लेनी, इसमें और कोई बात इतनी कंफ्यूजन वाली नहीं है। अब यहां पर सिर्फ एक जिक्र कर रहा है, वो कह रहा है कि ये जो कार्बोनाइल है और इसका NH, क्या? इसका NH और उसका कार्बोनाइल, कार्बोनाइल की जो ऑक्सीजन होगी, क्या? इनके दरमियान जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इनके दरमियान क्या होगा? क्लियर हो गया पॉइंट? ये मसलन हाइड्रोजन बॉन्ड कहां प्रेजेंट होगा? मतलब जब ये स्पाइरल हेलिक्स बनेगा ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां प्रेजेंट होगी? कार्बोनाइल का ऑक्सीजन और NH का हाइड्रोजन, इनके दरमियान होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? कार्बोनाइल का ऑक्सीजन, यानी कार्बोनाइल कौन सा है? C डबल बॉन्ड हो, ये वाली ऑक्सीजन, और इस NH का H, इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। समझ आ गई बात की? और ये अपने आप को टर्न करके ट्विस्ट करते चले जाएंगे। डीएनए में ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस डीएनए की भी ऑब्वियसली होगा इसी तरह। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, और डीएनए में डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें तो आपको पता है राइबोज और ये
न्यूक्लिक क्या कहते हैं उसको, ठीक है, साइटोसिन, गोवानिन, ठीक है, ये जिसको आप नाइट्रोजीनियस बेसिस कहते हैं वो होंगे। उसके बारे में इतनी हमारे डिटेल नहीं है, सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है कि हमारे पास 27 अमीनो एसिड एक टर्न में होते हैं, इसका डायमीटर और बस, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटीन में कहाँ होती है, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट रह गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फूड मटेरियल्स, पेंट्स और डाइस, ठीक है। देखें फूड मटेरियल्स जो हैं, जिसको आप फूड मटेरियल्स कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गए। कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको बताया कि उनमें हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है और उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है, उनमें क्या होती है बोलो। इसके बाद वो कह रहा है पेंट्स जो है ना, पेंट्स आपको पता है दीवारों पर उनकी स्टिकनेस होती है, चिपकने की एबिलिटी होती है, उनकी जो एडहेजन एबिलिटी है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। वो भी किस वजह से है? और यहाँ पर एक बात करता है, वो कह रहा है जो कपड़ा है, कपड़ा किससे बना है? सेलुलोज से, कॉटन से बना ना, और कॉटन क्या है? सेलुलोज, क्या है? सेलुलोज। और सेलुलोज किसका पॉलीमर है? सेलुलोज किसका पॉलीमर है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। स्टार्च भी पॉलीमर है ग्लूकोज का, स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, और जो सेलुलोज है वो इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, इज द पॉलीमर ऑफ, वो बीटा और अल्फा के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, नहीं जानते तो हम इसके ऊपर कोई और लेक्चर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अभी आपने इतनी बात याद रखनी है कि सेलुलोज जो है वो पॉलीमर है किसका? ग्लूकोज का, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज का। अब उसके अंदर क्या है? उसके अंदर भी हाइड्रोक्सल ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर भी क्या होते हैं? और वहां पर भी किसी हद तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या होता है? वो कह रहा है कपड़े की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ये होती है, मिसाल के तौर पर आप उसको खींचते हैं तो उसके अंदर एक एबिलिटी है, उसको इतनी जल्दी नहीं कि आप थोड़ा सा ऐसे खींचे और वो फट जाए, उसके अंदर एक टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और वो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। ओके होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। बोलो।